बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि यूटिलिटी स्टोर्स पर हुकूमत का रमजान पैकेज सिर्फ नाम का पैकेज साबित हुआ। स्टोर्स पर आटे की अदम दस्तयाबी के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। हुकूमत का रमजान पैकेज भी अकड़बा परवरी की नजर हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा सिर्फ मनपसंद लोगों को दिया जाने लगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज के तहत अशिया की खरीदारी में शहरियों को दुश्वारी का सामना है। शहरियों का कहना है कि आटा यूटिलिटी स्टोर्स पर आता है लेकिन मिलता नहीं है। अपने मनपसंद लोगों को आटा दे दिया जाता है। दूर दराज से आटे के लिए किराया खर्च करके आते हैं। मोबाइल पर मज़कूरा कोड हासिल करने के बावजूद आटा नहीं मिल पाता। जान पहचान वालों अगर आया भी तो जान पहचान वालों को देते हैं। कुछ अंदर वालों की जान पहचान होती है, कुछ ये बैठा हुआ इसकी होती है। मुंह पे बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। 3-3 लाइनें बनवा देते, फ़ोन करके बुलवा लेते। हम कितनी बार आए ऐसे ही चले गए, आटा मिला ही नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमजान पैकेज को आसान बनाया जाए ताकि आटा और दीगर अशिया का उसूल आसान हो सके। कैमरामैन हैदर रजा के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बढ़ती महंगाई और अशिया खुरनोश की आसमान से बातें करती कीमतों ने मेहनत कश तबके का जीना दुश्वार कर दिया। घर का चूल्हा जलाने के लिए दिहाड़ीदार मजदूर सख्त गर्मी में भी रोजे की हालत में रोजगार की तलाश में निकल पड़े। कराची के मेहनत कश मजदूर कहते हैं कि रमजान की इबादत अपनी जगह, लेकिन अगर मेहनत न की तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। सख्त सर्दी हो या सूरज की तपती धूप, रमजान के रोजे में प्यास की शिद्दत भी मेहनत कशों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। महंगाई और गुर्बत से लड़ते कराची के मेहनत कश बच्चों का पेट पालने के लिए हुसूल रोजगार के खातिर सड़कों पर बैठने पर मजबूर हैं। कहते हैं माह रमजान की इबादत और एहतराम अपनी जगह, लेकिन अगर मेहनत न की तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा। शाम को घर जाएं तो बच्चे खाने का तकाजा करते हैं। रोजे और इनकी चीज़ों की हम अगर फिक्र करेंगे तो कम से कम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। हम इस चक्कर में हम घर से निकल के आते हैं कि ताकि रमज़ान हो, रोज़ा हो या गर्मी हो, इससे कोई ताल्लुक़, हमारे बच्चों का पेट हमारे को सबसे अहम है। और गवर्नमेंट को इस चीज़ का कोई वो नहीं है कि हफ्ते में हमारे को 1 दिहाड़ी लग रही है या 2 दिहाड़ी लग रही है। हम ऐसे ही ज़ाया होके चले जाते हैं शाम को अपने, ना ही हमारे पास कुछ होता है खाने पीने की, ना कोई अशिया होती है, ना ही हमारे पास सौदा सरफ की कोई पैसे होते हैं। हम तो बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं। मजदूरों ने शिकवा किया कि सुबह 8 बजे से शाम तक मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 800 से 1000 रुपए जमा कर पाते हैं, जिसमें उनका गुजारा बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि महंगाई पर काबू पाकर गरीब आवाम की परेशानियां खत्म की जाएं। कैमरामैन काशिफ अली के हमरा शहरियार सिद्दीकी, सिटी 21। सिंध हुकूमत की जानिब से शहर के दीगर इलाकों की तरह नाज़माबाद नंबर 4 में भी बचत बाजार लगाया गया है। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने बचत बाजार का दौरा किया। मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से मुतल्लिक आगाह कर दिया। सिंध हुकूमत मुनाफाखोरों के खिलाफ सरगर्म, सूबाई वज़रा के बचत बाजारों के दौरे जारी। वज़ीर सनअत व तिजारत सिंध जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने नाज़माबाद नंबर 4 में हुकूमत सिंध के तहत लगाए गए बचत बाजार का दौरा किया। इनका कहना था कि वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर लगाए गए बचत बाजारों का मकसद रमज़ानुल मुबारक में आवाम को सरकारी नरखों पर अशिया ज़रूरिया की फराहमी यकीनी बनाना है। काफ़ी शिकायतें आ रही थी कि कुछ मुनाफाखोर या जो ऐसे हजरात हैं वो इस चीज़ से रमज़ान में नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए ये बचत बाज़ारें लगी हुई हैं। और मैंने भी चीफ मिनिस्टर साहब, अपना डिप्टी कमिश्नर साहब को यही डायरेक्शन दी हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें और यहाँ पे और भी आइटम्स प्रोवाइड करवाएं। हर सहूलत की चीज़ होनी चाहिए। सूबाई वजीर ने बताया कि वफाक की जानिब से सिंध में मुफ्त आटा स्कीम शुरू करने के लिए वजीर आजम ने आमदगी जाहिर कर दी है। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बता रहे थे कि ये सिंध के लिए भी पैकेज आ रहा है, और मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगा कि जितना जल्दी हो सके इसको शुरू करवाएं ताकि सिंध के लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और सिंध के लोगों का भी इतना ही हक है जितने दूसरे सूबों का। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल तहा सलीम बोले कि मुनाफाखोरों के खिलाफ मौके पर ही कार्रवाई की जा रही है। डेली के बेसिस पे ऑपरेशन जारी है। अभी एक नया ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत सिंध गवर्नमेंट ने एम्पावर किया है एसीज़ को और सेक्शन ऑफिसर्स जो हमारे पास पोस्ट हुए हैं कि वो वहीं पे कॉन्फिस्केट करते हैं और वहीं पे जाके ऑक्शन करके सरकारी रेट पे बेच देते हैं। तो उससे ये होता है इंस्टेंट रिलीफ लोगों को मिल जाता है। वो रोज़ाना की बुनियाद पे एसीज़ हमारे कर रहे हैं, कल भी किया था, आज भी करेंगे और आगे भी आपको फीड में मिल रहा है। शहरियों ने हुकूमत सिंध की जानिब से बचत बाजारों के इक़दाम को सराहा। बेसन जो बाहर मिल रहा है वो 330 रुपये का और यहाँ 229 रुपये का मिल रहा है, यानी 100 और 1 रुपये का फ़र्क है। तो ज़ाहिर है बहुत फ़र्क है। ये तो चावल हो गए, घी हो गया, तेल हो गया,
اور کیا نام ہے بیسن ہو گیا, چنے کی دال ہو گئی, یہ چیز سستی ہے. باقی اور چیزیں تو وہی جو بازار میں بک رہی ہیں وہی ریٹ پہ ہی ہیں ابھی یہاں پہ. کراچی بھر میں بچت بازاروں کا قیام شہریوں کو سستی اشیاء کے حصول اور مہنگائی سے ریلیف دینے میں مددگار ثابت ہوگا. کیمرامین اجلان چیپا کے ساتھ وسیم افتخار, سٹی 21. رمضان کے بابرکت مہینے میں جہاں منافع خور سرگرم ہیں, وہیں مختلف سماجی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کی جانب سے عوام کی سہولت کے لیے بچت بازار لگائے گئے ہیں. شاہ فیصل کالونی میں مہاجر قومی موومنٹ کی جانب سے لگے بچت بازار میں رعایتی قیمت پر ضرورت کی تمام اشیاء دستیاب ہیں. بابرکت رمضان, مہنگائی کا طوفان. بچت بازار شہریوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں. شاہ فیصل کالونی میں مہاجر قومی موومنٹ کے بچت بازار میں اشیاء پر 30 سے 35% رعایت دی جا رہی ہے. بازار میں آٹا, گھی, تیل, بیسن, مسالہ جات, دالیں, چاول اور چینی سمیت دیگر ضرورتی اشیاء موجود ہیں. بچت بازار کے ذمہ دار خرم مسعود بولے, دکاندار اگر چاہیں تو کم قیمت میں اشیاء فروخت کر سکتے ہیں. جو لگائے ہوئے راشن کا تمام آئٹمس لگائے ہوئے ہیں, اس کے اندر ہم نے 30 سے 35% ڈسکاؤنٹ دیا ہے لوگوں کو. جو ہول سیل ریٹ ہے اس سے بھی کم میں ہم دے رہے ہیں. بازار میں خریداری کے لیے آئے شہری اشیاء کی قیمتوں سے مطمئن نظر آئے. اس طرح کی مہنگائی ہے, جس طرح کے حالات چل رہے ہیں, لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے, تو ایسے بازار کی بہت سخت ضرورت تھی. اور مہاجر گورنمنٹ کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, انہوں نے ایسا بازار لگا. یہ قومی بچت جو لگایا ہے ہم لوگ کے لیے, مہاجر کے لیے بہت اچھا لگایا ہے. اس سے ہم لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. مہاجر قومی موومنٹ کا بچت بازار 24 اپریل تک جاری رہے گا. کیمرامین شکیل کے ساتھ نمرہ ریاست, سٹی 21. اختر کالونی کے شہریوں نے بھی پھلوں کا بائیکاٹ کر دیا. کہتے ہیں کہ جب تک قیمتوں میں کمی نہیں کی جاتی ہم پھل نہیں خریدیں گے. کراچی میں فلاحی تنظیموں اور شہریوں کی جانب سے پھلوں کا بائیکاٹ جاری ہے. مختلف علاقوں میں شہریوں نے قیمتیں کم نہ ہونے سے پھلوں کی خریداری روک دی ہے. اختر کالونی کے مکینوں نے بھی مہنگا پھل خریدنے سے انکار کر دیا. کہا کہ رمضان المبارک میں قیمتیں کم ہونی چاہیے تھیں, لیکن بدقسمتی سے یہاں اشیاء کی قیمتیں مزید مہنگی ہو جاتی ہیں, اس لیے پھلوں کا بائیکاٹ کر دیا. پھل سستے ہونے تک خریداری نہیں کریں گے. پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں. اگر پھلوں کی قیمتیں دگنی کر دی جائیں گی تو غریب کہاں سے کچھ خریدے گا. بڑھتی ہوئی مہنگائی اور قیمتوں پر کنٹرول سے متعلق سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی گئی. درخواست گزار مزمل ممتاز ایڈوکیٹ نے موقف اپنایا کہ شہر میں چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہیں ہے, نہ ہی مہنگائی پر قابو پانے کا کوئی طریقہ کار ہے. حکمران طبقے پر آسائش زندگی گزار رہا ہے. حکمران طبقہ پر آسائش زندگی گزار رہا ہے, جبکہ غریب 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے. چیک اینڈ بیلنس کا نظام نہ ہونے سے گرہ فروش منمانی قیمتوں پر اشیاء فروخت کر رہے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء کی سرکاری قیمتوں پر فروخت کو یقینی بنایا جائے. سندھ حکومت کو بڑھتی ہوئی قیمتوں پر قابو پانے کا حکم دیا جائے. درخواست میں سندھ حکومت, بیورو آف سپلائی اینڈ پرائس کنٹرول, کمشنر اور دیگر کو فریق بنایا گیا ہے. ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ منافع خوروں کے خلاف سندھ حکومت نے قانون سازی کر دی ہے. وزیر اعلیٰ کے احکامات پر تمام وزراء بازاروں کا بائیکاٹ کریں. منافع خوروں پر جرمانہ بھی عائد کیا جائے اور ان کا سامان بھی سرکاری ریٹ پر فروخت کیا جائے گا. حکومت نے ایک بار پھر منافع خوروں کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کا اعلان کر دیا. سندھ اسمبلی کمیٹی روم میں پریس کانفرنس سے خطاب میں مرتضی وہاب نے کہا کہ ہم نے 23 مارچ کو قانون سازی کر دی ہے. اسسٹنٹ کمشنرز اور وزراء شہر کے بازاروں کا وزٹ کر رہے ہیں. ترجمان سندھ حکومت نے کہا کہ صرف کراچی میں پرائس انسپیکٹر کے علاوہ ہم نے 98 لوگوں کو پرائس کنٹرول کرنے کے اختیارات دیے ہیں. صرف جرمانہ نہیں, اب چیزیں ضبط ہوں گی اور ضبط شدہ مال اسی وقت سرکاری ریٹ پر بیچ دیا جائے گا. چیز کو ضبط کر لو. جب چیز کو آپ ضبط کرتے ہیں تو پھر سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ضبط تو کر لیا آپ نے, اس کو لک آفٹر کون کرے گا. تو ہم نے قانون میں یہ ترمیم کی کہ جس وقت آپ ضبط کرو اسی وقت جو سرکاری ریٹ ہے اس پہ اس چیز کو, اس اشیاء کو بیچ دیا جائے. مرتضی وہاب نے مزید کہا کہ ہم نے بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا وعدہ کیا اور وہ کروا دیے. انتخابات کو مکمل کرنا الیکشن کمیشن کا کام ہے. سندھ حکومت کی بھی یہ خواہش ہے کہ عام انتخابات سے قبل بلدیاتی انتخابات کے پروسیس کو مکمل کیا جائے. کیمرامین سجاد رئیس کے ہمراہ سید نعمان گل, سٹی 21. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. رمضان المبارک میں بھی مختلف علاقوں میں گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے. گیس نہ آنے کے باعث گھریلو اور کمرشل صارفین سلنڈر کے استعمال پر مجبور ہیں. بات کریں گے شعیب مختار سے, بتائیے گا.
جی بالکل، شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گیس بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے، جس کے باعث شہری جو ہے وہ شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں کراچی کے علاقے جبلی میں، یہاں دن اور رات کے اوقات جو ہے وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ رمضان المبارک میں بھی سحری اور افطاری میں یہاں پر گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہری یہاں پر خاصی پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ میرے ساتھ اس علاقے کے کچھ رہائشی موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے، یہ بتائیے گا کتنے عرصے سے یہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے؟ یہاں کم سے کم نہیں 1 سال سے اوپر ہو گئے۔ یہاں پہ اصل میں گیس آ نہیں رہا، لوگ سلنڈر استعمال کر رہے ہیں، پریشانی پہ پریشانی۔ اگر رات کو 1-1.5 بجے آ رہا ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ صبح سحری میں بھی نہیں آ رہا، شام کو بھی نہیں آ رہا، دوپہر میں اگر آ گئے 10-15 منٹ آ گئے تو اس کے بعد بند آتا ہی نہیں ہے۔ اصل میں یہاں پہ جوبلی، پورے جوبلی کے علاقے میں یہ پریشانی ہے ہم لوگوں کو گیس کی۔ ایک بجلی کی پریشانی، یہ آپ کے سامنے لائٹ چلے گئی، اوپر سے گیس کی پریشانی، انسان کرے تو کرے کیا؟ یہ تو حکومت نے ہمیں جینا آرام کیا ہوا بس۔ آپ بتائیے گا کہ گیس نہیں آتی ہے، کیسے گزارا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیسے گزارا؟ غریب آدمی سلنڈر جلا کے گیس گزارا کرتے ہیں، گیس تو آتی نہیں ہے۔ رات کو اگر 1 بجے 2 بجے آتی تو اس کا فائدہ نہیں۔ صبح بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو ناشتہ نہیں ملتا، بہت پریشانی ہے گیس کی۔ جی بالکل، لوڈ مینجمنٹ پلان پر بھی بالکل بھی عمل درآمد نہیں کیا جا رہا۔ اگر بات کی جائے کراچی کے علاقے گلستان جوہر، گلشن اقبال، لیاری، کماڑی گارڈن کی، تو وہاں بھی گیس لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ گیس نہ آنے کے باعث یہ سلنڈر کے استعمال پر مجبور ہیں، جس کے باعث ان کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جی، ٹاؤٹزم اور فرضی وکلاء سے متعلق شکایات پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف کراچی بار ایسوسی ایشن نے سٹی کورٹ میں ہڑتال کر دی۔ وکلاء نے عدالتی کارروائیوں کا مکمل بائیکاٹ کیا، جس سے سائلین کو شدید پریشانی کا سامنا رہا۔ ٹاؤٹزم کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر وکلاء کا پارا ہائی۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے سٹی کورٹ کراچی میں ہڑتال کر دی، وکلاء عدالتوں میں پیش نہ ہوئے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری ایڈوکیٹ وقار عالم عباسی اور دیگر وکلاء کا کہنا تھا کہ اگر عدلیہ نے بار ایسوسی ایشن کی درخواست کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو عوام کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اور آج ہماری اسٹرائک کا پرپس بھی ہے کہ پروسیس، چاہے وہ وکیل ہو، چاہے وہ عام پارٹی ہو یا کوئی بھی ہو، سپرمیسی آف لا ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو دیکھتے ہوئے لا کا جو ہے وہ طریقہ کار چینج کر دیں اور کسی کو دیکھتے ہوئے آپ اس کی مرضی کے مطابق لا دے دیں۔ تو ہمارا بیسک آج جو پروٹیسٹ کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو پروسیس آف لا ہے وہ سب کے لیے ایکولیٹ ہونا چاہیے۔ یہ جو ٹاؤٹس ہیں یہ ختم کیے جائیں، اس کے حوالے سے ہائی کورٹ کے ایک جج صاحب نے ہمیں سنے بغیر جو ہے غیر قانونی طریقے سے اسٹے دے دیا۔ آج اس کے لیے ہم نے یہاں احتجاج کیا۔ صبح 8 بجے ہی عدالت کے دروازے عوام کے لیے بند کر دیے گئے، جس سے دور دراز سے آنے والے سائلین کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ شہریوں نے شکوہ کیا کہ پیشی پر عدالت پہنچے تو معلوم ہوا کہ آج ہڑتال ہے۔ عدالتوں اور وکلاء کے درمیان کی رنجش کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، وہ اپنی فریاد لے کر کہاں جائیں۔ اپنی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے ہم کورٹ آئے تھے، لیکن ابھی پتہ چلا یہاں پہ کہ وکیلوں کی جو اسٹرائک ہوئی ہے اور جو عدالتی کارروائی ہے وہ روکی گئی ہے، لہٰذا یہ ابھی ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی پازیٹیو رسپانس مل جائے کورٹ کی جانب سے، وکیلوں کی جانب سے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن کے ممبران نے عوام سے ہڑتال میں مکمل تعاون کی درخواست کی تاکہ وہ مستقبل میں فرضی وکلاء کی جعل سازی سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرامین کاشف علی کے ہمراہ شہریار صدیقی، سٹی 21۔ بلوچ کالونی اور کرنگی کراسنگ میں قائم پیڈسٹرین برجز خستہ حالی کا شکار ہو گئے ہیں۔ دونوں علاقوں کے برجز کی بری حالت کی وجہ سے شہری مشکلات سے دوچار ہیں۔ کراچی کی متعدد پیڈسٹرین برج شہریوں کو محفوظ رکھنے کے بجائے خطرے کی علامت بن گیا۔ بلوچ پول سے کچھ فاصلے پر قائم پیڈسٹرین برج کی سیڑھیوں کی گرل غائب اور سیڑھیاں خستہ حال ہو گئیں، تو کہیں کورنگی کراسنگ پر شروع ہونے والے پیڈسٹرین برج کا کام 1 سال گزر جانے کے بعد بھی مکمل نہ ہو سکا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کئی عرصے سے برج کا یہی حال ہے اور روزانے کی بنیاد پہ خراب ہو رہا ہے، مگر کوئی سننے اور دیکھنے والا نہیں ہے۔ اترتے میں خود گرتے رہی ہوں، یہ سامان میرے ساتھ ہوتا ہے، میں چڑھ سکتی نہیں۔ بوڑھے آدمیوں کے لیے تو مسئلہ ہے، کوئی نہ بچوں کو لے کے آ سکتے، ہم خود نہیں آ سکتے تو بچوں کو کیسے لے کر آئیں ہم لوگ؟ ہم خود اتنے پریشان ہیں، چرسی موالی کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور نہ کیسے حکومت دیکھتی ہے۔ حکومت دیکھے گی تو ہی کچھ کام بنے گا نا۔ کورنگی کراسنگ کے مکینوں کا کہنا ہے کہ برج نامکمل ہونے سے ٹریفک حادثات معمول کا حصہ بن گئے ہیں۔ تقریباً روزانہ 10 سے 15 حادثات ہوتے ہیں یہاں پہ۔ وہ بولتے ہیں ہمیں بجٹ نہیں مل رہا، پیسے نہیں مل رہے جب آگے ہم کام کر سکیں۔
जो पीछे गवर्नमेंट है ये बजट नहीं दे रही है इनको। ज़ेरे तामीर ब्रिज की सीढ़ियां जंग लगकर बर्बाद होना भी शुरू हो गई हैं। शहर का कि किसी पेडेस्ट्रियन ब्रिज की ग्रिल नहीं तो कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज कई सालों से ज़ेरे तामीर है। अब इसे इंतजामिया की गफलत कहें या फंड की कमी। आवाम का यही शिकवा है कि पेडेस्ट्रियन ब्रिज आवाम को सहूलत पहुँचाने के बजाय हादसा का सबब बन रही है। कैमरामैन वकास लोधी के साथ हमना निसार, सिटी 21। कराची में गोठों को मुस्तकिल करने वाली कमेटी पर एतराज़ात के हवाले से गवर्नर कामरान टेसोरी ने वज़ीर आला को खत लिख दिया। कमेटी दीगर जमातों को भी शामिल करने की अपील की गई है। गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में गवर्नर कामरान टेसोरी ने कहा कि गोट रेगुलेटरी कमेटी पर MKM और जमात इस्लामी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर वज़ीर आला मुराद अली शाह को खत लिखा है। गोटों को मुस्तकिल करने वाली कमेटी में दीगर जमातों के नुमाइंदों और शहर के स्टेक होल्डर्स को भी शामिल किया जाए। गोटों को रेगुलराइज करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिस पर तमाम ही सियासी जमातों ने मुझे कांटेक्ट किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई भी आए, जमात इस्लामी के भी नुमाइंदे आए, बाकी भी जमातों ने कांटेक्ट किया। तो आज मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को ये ख़त लिख दिया है, जिसमें ये कहा गया है कि ये आपने जो कमेटी बनाई है उसकी वजूहात क्या है, मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के या कराची के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी शामिल करें ताकि ये पता हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। कामरान टेसोरी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए इमरान खान अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ आलमी साजिशों में शामिल है। मैं तो ये सिर्फ जानता हूँ कि आज जो इमरान खान कर रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहा है और ये इंटरनेशनल एजेंडा है। आज मैं आपको बिल्कुल एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से बता रहा हूँ, उनको पाकिस्तान में सिवाय इस शख्स के कोई दूसरा मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये दुनिया में ये असूल है कि जिस मुल्क को भी कमज़ोर करना हो तो उसकी अफवाज और उसकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात की जाए। गवर्नर सिंध का कहना था कि महंगाई में खेतों और बागात के मालकान भी मुलव्विस हैं, उनका इजलास बुलाया जाएगा। उनका कहना था कि साबिक सदर आसिफ जरदारी ने हिदायत की है कि चिड़ियाघर के जानवरों का ख्याल रखा जाए। कैमरामैन इब्राहिम के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची के महकमा सिटी वार्डन्स के वार्डन्स जहनी अजियत में मुब्तला हो गए हैं। महंगाई के दौर में गुजारा मुश्किल हो गया है। 14 साल गुजरने के बाद भी वार्डन्स की तरक्कियां ना हो सकी। आंधी हो या तूफान, सिटी वार्डन्स किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए रहते हैं हर वक्त तैयार। सड़क पर ट्रैफिक कंट्रोल करने से लेकर किसी भी सानहे के बाद की सूरत हाल से निपटने के लिए सिटी वार्डन मौके पर अपना किरदार अदा करते हैं। KMC के सिटी वार्डन्स हुकूमत की अदम तवज्जोही के बाइस शदीद परेशान हैं। कहते हैं भर्ती होने के बाद से आज तक कोई प्रमोशन नहीं मिली, तरक्की पाना हमारा भी हक है, वजीर बल्दियात मुदाखलत करें। 16 साल के अंदर नौकरी के अंदर कोई प्रमोशन नहीं हुआ आज तक, हमारा कोई प्रमोशन नहीं हुआ हमारा आज तक। कहने का मतलब है रोड पर काम भी करते हैं, ट्रैफिक भी चलाते हैं, बारिशों में भी काम करते हैं, बिल्डिंग गिर जाए बिल्डिंगों के पास खड़े होते हैं, कुछ जल जाए वहाँ पे भी खड़े होते हैं। ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ हम जाते नहीं है। ये 2009 में पक्का हुआ हूँ, लिहाजा अब तक है ना ये 14 ग्रेड में भर्ती हुआ था और अब तक वही 14 ग्रेड चल रहा है। हम लोगों का कोई तवज्जो नहीं हम लोगों पर। एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब से हमारी दरख्वास्त है कि जो हमारी सर्विस हो गई है, जितने साल हमारी सर्विस है, ना उसमें कोई अपग्रेडेशन है ना कोई उसमें प्रमोशन है। जो मतलब पहले जब हम भर्ती हुए थे जो पे स्केल हमारा है वही था 7, अभी तक BPS हमारा वही जा रहा है 7। एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान का कहना है कि हमने अपने पास से फाइल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को भेज दी है, अब बॉल उनके कोर्ट में है। प्रमोशन का बिल्कुल इशू है, ऑलरेडी गवर्नमेंट को भेजा भी जा चुका है तमाम चीज़ों पर। इसके अलावा ऑफिसर लेवल पे भी इनके जो हैं उनके अगर कोई प्रमोशन है या निचले भी दर्जे के जो हैं ऑफिशियल्स उनकी भी अगर कोई प्रमोशन है तो उसको भी देखा जाता है और उसको मैं फॉलो भी करूँगा। अगर गवर्नमेंट में कहीं रुका हुआ है तो जरूर मैं उस पर बात करूँगा। सिटी वार्डन्स ने हुकूमत और महकमा बल्दियात से मुतालबा किया है कि उनके मसाइल हल किए जाएं ताकि वो भी बेहतर जिंदगी बसर कर सकें। जुनैद जावेद, सिटी 21 न्यूज़, कराची। सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ महकमों के 235 सेक्शन अफसरान की बतौर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर ड्यूटियां लगाने के बाद सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर सेक्शन अफसरान का बहरान पैदा हो गया है। गुज़श्ता एक हफ्ते से सरकारी निज़ाम शदीद मुतासर है।
सिंध सरकार ने एक मुश्किल से निकलने का फैसला किया तो दूसरी ने घेर लिया। वजीर आला ने सिंध सेक्रेटरीट में अहम ओहदों पर तैनात 235 सेक्शन अफसरान को कराची के 7 अजला में बतौर प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर तैनात किया, जिसके बाद सिंध सेक्रेटरीट के अंदर सेक्शन अफसरान का बदतरीन बहरान पैदा हो गया। 17 ग्रेड के 235 सेक्शन अफसरान रवां माह सिंध सेक्रेटरीट में ड्यूटी के बजाय कराची की सड़कों पर महंगाई को कंट्रोल करेंगे। ये 235 सेक्शन अफसरान महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन, खजाना, स्कूल तालीम, कॉलेज तालीम, जामियात बोर्ड, ज़राअत इत्तलात, सेहत, मवेशियों माहीगीरी, दाखिला, जेल खाना जात, इंडस्ट्रीज, अक़लियती उमूर, तवानाई, वज़ीर आला सेक्रेटरीट समेत दीगर महकमों में अहम ओहदों पर तैनात हैं। सरकार की जानिब से 21 मार्च को सेक्शन अफसरान की खिदमात डिप्टी कमिश्नर के सुपुर्द करने के बाद तमाम महकमों का निज़ाम डानवाडोल हो गया है। इसके बावजूद सेक्शन अफसरान के जो ओहदे खाली हुए, इनका इजाफी चार्ज ताहाल किसी के सुपुर्द नहीं किया गया। सेक्शन अफसरान के तबादले के बाइस सन्नाटा छाया हुआ है। अफसर शाही ने सेक्शन अफसरान के ओहदे खाली होने को जवाज बनाकर कई अहम फाइलें या दस्तावेजात की नकलो हरकत को भी रोक दिया है। आजाद नोहड़ियो, सिटी 21। कराची में यूएई कौंसलेट की जानिब से अफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। कौंसलेट की जानिब से 1000 अफराद में रमज़ान अफ्तार बॉक्स तकसीम किए गए। बात करेंगे समर अब्बास से। समर, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये अमाराती हिलाल अहमर के डायरेक्टर है हम बख्ती तफीकुल रमेती, इनकी जानिब से जो अफ्तार तकसीम का सिलसिला जो है कराची के मुख्तलिफ मकामात पर रोजाना की बुनियाद पर होता है। आज भी यूएई कौंसलेट में जो है इनकी जानिब से 1000 अफराद में जो है अफ्तार बॉक्स जो है वो तकसीम किए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात कौंसलेट में तैनात दीगर जो स्टाफ था वो भी मौजूद था इस मौके पर। उन्होंने जो है 1000 अफराद जिनमें खवातीन भी शामिल थे उनमें अफ्तार बॉक्स तकसीम किए। जी बहुत शुक्रिया समर, आपने हमें अपडेट किया। सूबाई वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। इंतशार पैदा करने के लिए 2 सूबाई हुकूमतों को ख़त्म कर दिया गया। पहले सूबाई हुकूमतों के इंतखाबात पर कौमी इंतखाबात, मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। सूबाई वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने क्लिफ्टन में बैनुल अक़वामी तर्ज पर बने बैडमिंटन कोर्ट का इफ्तिताह किया, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोगों की सहूलियात के लिए यह मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचाया गया है। कल ही मुझे बताया गया कि वो कम्प्लीट है, तो आज आपके सामने है कि उनको शुरू कर दिया गया, क्योंकि यहाँ के रहने वाले खेल भी सकें और एक हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि पूरे सिंध में तरक्याती मंसूबों के काम जारी हैं, कुछ मुकम्मल हो गए और कुछ जून तक मुकम्मल हो जाएंगे। इसी तरह आप देख रहे हैं कि पूरे सिंध में डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। बहुत सारी वो स्कीमें हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ लाइकली टू बी कंप्लीटेड हैं। अभी जून में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगी। तो सिंध गवर्नमेंट अपना पूरा फोकस इसी पे है कि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो, बेहतरी हो, ताकि हमारे सूबे के लोग जो हैं वो इससे मुस्तफीद हो सके। बढ़ती महंगाई के हवाले से उन्होंने कहा कि तमाम वज़रा और अरकान असम्बली की जिम्मेदारियां लगाई हैं कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। गिरा फरोशों के खिलाफ एक सख्त क्रैकडाउन शुरू किया गया है। जबकि इमरान खान पर तनकीद के निश्तर जलाते हुए उन्होंने कहा कि वो आज भी इंतशार की सियासत कर रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। कराची में हबीब मेट्रो बैंक की जानिब से ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इवेंट का मकसद औरतों को बाइख्तियार बनाना और मसावात पर मबनी मुआशरे की तश्कील पर जोर देना था। तकरीब में ख़वातीन के काम की जगह पेश आने वाले सिनफी तासुब और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक मौज़ूआत पर मुतअद्दिद पैनल्स के मुबाहिसे शामिल थे। तकरीब में फ़ोटोग्राफी से लेकर मौसीकी और तफरीही प्रोग्राम तक हर पहलू ख़वातीन की काबिलियत और सलाहियत का हकीकी अक्कास था। मिर्चा गर्ल्स ने शानदार म्यूज़िक परफॉर्मेंस दी और कॉमेडी शो ने तकरीब को मज़ीद दिलचस्प बना दिया। तकरीब इसलिए भी ख़ास थी क्योंकि हबीब मेट्रो ने शेफ़ ख़वातीन को तकरीब में अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका फ़राहम किया। साथ ही मुख्तलिफ गैर मुनाफा बख्श तंजीमों और इदारों जैसे थर एजुकेशन अलायंस, राना लियाकत क्राफ्ट्स और दीगर को इंसानी भलाई के लिए की जाने वाली कोशिशों को बरकरार रखने के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया। बिस्मा मारूफ, मुसरत मिसबा, डॉक्टर शमशाद, अख्तर मोहम्मद मलिक, सैयद सलीम रज़ा, शीरी अनवर, सोहाई उज़ैर तालपुर, मुनीर ज़ेबा बख्तियार, रिजवान बेग और फ़ायज़ा सलीम जैसी नामवर शख्सियात ने तकरीब में शिरकत की।
کاروباری حوالے سے خبر شامل کریں گے۔ درآمدی بل کی ادائیگی پر روپے پر پریشر برقرار رہا۔ انٹر بینک میں امریکی ڈالر 38 پیسے مہنگا ہو کر 283 روپے 58 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں روپے پر پریشر دیکھا گیا۔ اسٹیٹ بینک میں رپورٹ کے مطابق انٹر بینک میں ڈالر 283 روپے 20 پیسے سے بڑھ کر 283 روپے 58 پیسے پر بند ہوا۔ ایک دن میں روپے کی قدر میں 0.13% کمی ریکارڈ کی گئی۔ ماہرین کہتے ہیں کہ درآمدی بل کی طلب پر روپے کی قدر میں کمی دیکھی گئی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 50 پیسے مہنگا ہو کر 286 روپے 50 پیسے پر پہنچ گیا۔ یورو 305 روپے پر برقرار رہا۔ برطانوی پاؤنڈ 50 پیسے کمی سے 347 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں اماراتی درہم 77 روپے 90 پیسے پر برقرار رہا۔ سعودی ریال 80 پیسے اضافے سے 76 روپے 50 پیسے کا ہو گیا۔ منی مارکیٹ سسٹم میں کمی پر اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے بینکوں کو 74,000 کر کے 1,605 ارب 30 کروڑ روپے فراہم کر دیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق منی مارکیٹ سسٹم میں سرمایہ کی کمی کا سامنا تھا، جس پر اسٹیٹ بینک نے اوپن مارکیٹ آپریشن کے ذریعے بینکوں کو رقم فراہم کی۔ 74 روز کے لیے بینکوں کو 1,605 ارب 30 کروڑ روپے فراہم کیے گئے ہیں۔ فراہم کردہ رقم پر بینک 20.15% سالانہ کے حساب سے شرح منافع ادا کریں گے۔ درآمدی خام مال تاحال کلیئر نہ ہونے سے صنعتکاروں کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ فوڈ ایسوسی ایشن صدر راشد صدیقی نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے درآمد پر کیش مارجن ختم کرنے کا اعلان تو کر دیا، لیکن بینک تاحال درآمدی خام مال کلیئر نہیں کر رہے، جس سے مقامی اور برآمدی پیداوار شدید متاثر ہو رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی پالیسیوں پر صنعتکاروں کا رد عمل سامنے آ گیا۔ پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر راشد صدیقی نے الزام لگایا کہ اسٹیٹ بینک اور بینکوں نے صنعتکاروں کو فٹ بال بنایا ہوا ہے۔ بینکوں کے پاس تاحال درآمدی مال کلیئر کرانے کے لیے ڈالر نہیں ہے۔ یہ بھی کہا کہ درآمدی 80,000 کی کنسائنمنٹ کلیئر نہ ہونے سے ایکسپورٹ کا مال تیار نہیں ہو پا رہا۔ میرے اپنے ڈاکومنٹ اس وقت بینکوں کے اندر آئے ہوئے اور 80,000 ڈالر کے ڈاکومنٹ ہیں، جبکہ میں ایکسپورٹر ہوں۔ 80,000 ڈالر کے 6 ڈاکومنٹ ہیں اور ایک ڈاکومنٹ آج 25 دن کے پر بینک چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہر ایک کا کاروبار تباہ ہوتا ہے، ہر ایک کا بزنس تباہ ہو رہا ہے، ہر ایک کی ایکسپورٹ تباہ ہو رہی ہے، ہر ایک کی لوکل مینوفیکچرنگ تباہ ہو رہی ہے۔ پاکستان فوڈ ایسوسی ایشن صدر نے کہا کہ اب اسٹیٹ بینک نے درآمدی مال پر 100% کیش مارجن ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب جب ڈالر نہیں تو ایسے فیصلے کیوں کیے جاتے ہیں؟ درآمدی مال کلیئر نہ ہونے سے مقامی اور ایکسپورٹ کی سپلائی دونوں متاثر ہو رہی ہیں۔ آنے والے وقت کے اندر جب آپ کے پاس را مٹیریل کا فقدان ہوگا، جب آپ کے پاس را مٹیریل نہیں ہوگا، تو جو رہے صحیح تھوڑی بہت آپ کے ایکسپورٹ ہے، وہ ایکسپورٹ کے آرڈر بھی آپ کے پاس ختم ہو جائیں گے اور وہ ایکسپورٹ بھی آپ کے پاس ختم ہو جائے گی۔ اور ایکسپورٹ کو یا بزنس کو پہلی دفعہ لانا بڑا مشکل ہوتا ہے اور دوسری دفعہ لانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ایکسپورٹرز کا کہنا ہے کہ اگر درآمدی مال اسی طرح کلیئر نہ ہوئے تو سپلائی چین مزید متاثر ہوگی، اور جب مارکیٹ میں مال نہیں پہنچے گا تو دکاندار پرانا مال مزید مہنگا کر کے فروخت کرنے لگے گا۔ کیمرامین آگاہ کے ہمراہ اشرف خان، سٹی 21۔ ضلع جنوبی میں غیر قانونی تعمیرات عروج پر پہنچ گئیں۔ پٹا سسٹم کے خلاف شہری نے نیب سے رجوع کر لیا۔ نیب نے کالے دھندے میں ملوث افسران کے خلاف ثبوت شہری سے مانگ لیے۔ بات کریں گے جنید جاوید سے، بتائیے گا۔ دیکھیں جی، کراچی میں بلڈر مافیا جو ہے وہ بے لگام ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران کے ساتھ مبینہ ملی بھگت سے جو ہے وہ یہ غیر قانونی تعمیرات صدر زون کے اندر اس وقت چل رہی ہے۔ کراچی کے ایک شہری نے جو ہے نیب کو درخواست کی ہے کہ یہ ان تمام غیر قانونی تعمیرات کو رکوایا جائے اور اس تمام کالے دھندے میں جو ملوث افسران ہیں ان کے خلاف بھی جو ہے قانونی کارروائی کی جائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد، جنہوں نے نیب کے اندر درخواست دی ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آیا انہوں نے کیا درخواست دی ہے جس کی بنا پر نیب نے جو ہے وہ نوٹس جاری کیا ہے۔ دیکھیے جی، ضلع جنوبی کے اندر غیر قانونی تعمیرات جنگل کی آگ کی طرح پھیل رہی ہے۔ ہم نے کئی بار ڈی جی ایس بی سی کو ریٹن میں درخواستیں دی ہیں کہ فلاں علاقوں کے اندر غیر قانونی تعمیرات بغیر نقشے بغیر اپروول تعمیرات کی جا رہی ہیں، لیکن افسران کسی بھی قسم کا کوئی ایکشن نہیں لیتے۔ افسران کون ہیں، کیا نام؟ دیکھیں، پٹا سسٹم جو شہر میں یہ جو ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے اندر چلایا جا رہا ہے، اس میں جو ایک نام سر فہرست ہے راشد نارے جو، اور ان کے ساتھ جو ملوث افسر
अफसरान हैं। दीगर असिस्टेंट डायरेक्टर एहसन खुशक, बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमर डायो, ज़मीर अयूब व दीगर लोग के नाम शामिल हैं, जो नाम तमाम हमने नैब में जमा करा दिए और हमने तमाम तर जो हमारे पास शवाहिद हैं, जो सबूत हैं, हमने सब रिटर्न में दरख्वास्त दे दी है कि भाई फ़लाँ जगह पर घर कानूनी तामीरात में ये लोग मुलविस हैं और भारी रिश्वत ले रहे हैं। जी बिल्कुल, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। सिस्टम एक मुतारिफ़ कराया गया है जिसके तहत ये तमाम काम शहर भर के अंदर इस वक्त जारी है। ताहम शहरी मुतालबा कर रहे हैं रियासती इदारों से और साथ ही DG SBCA से कि वो अपनी मुदाखलत करें और ये तमाम मामला जो है रुकवाएं, क्योंकि इसकी वजह से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा तबाह हो रहा है। शहर की खूबसूरती जो है वो मुकम्मल बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि खुसूसी तौर पर जो शहर का हेरिटेज जो है वो अब इस शहर से मुकम्मल तौर पर ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, कराची नॉर्थ नाज़िमाबाद में छुरी के वार से खातून के जाम बहक और मर्द के शदीद ज़ख्मी होने का वाक़या। जाम बहक खातून और शदीद ज़ख्मी मर्द का ताल्लुक एक ही कम्युनिटी से है, आपस में पड़ोसी थे। बात करेंगे जावेद कायम खानी से। जावेद, बताइएगा। बिल्कुल जी, नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक C का इलाका है जहां पर और थाना हैदरी मार्केट की हदूद है, जिसमें ये वाक़या पेश आया है। छुरियों के वार से खातून की हलाकत का मामला, जिसकी इत्तला पर पुलिस जो है जाए वक़ा पर पहुंची और इसके साथ साथ जो है वो जाए वक़ा के साथ अस्पताल अब्बासी शेख अस्पताल पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस को जो है वो खातिर ख्वाह कोई इन पर मालूमात हासिल नहीं हो सकी, इसलिए कि मुबैना तौर पर हमला आवर जो था उसने अपने आप को भी जो है वो छुरियों के वार करके ज़ख्मी किया और उसके बाद जो है वो तीसरी मंजिल से इमारत की छलांग लगा दी। जहाँ पाक होने वाली खातून और जो हमला आवर शख्स था मुबैना तौर पर, उन दोनों का ताल्लुक जो है वो बोहरी कम्युनिटी से है और मीडिया को भी जो है वो किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन देने से जो है वो उन्होंने मना कर दिया, माजरत की है, जिस पर पुलिस भी जो है वो सिर्फ अस्पताल की हद तक जो है वो महदूद रही, जबकि जो एरिया था जिस जगह पर ये वाक़या पेश आया उस वक्त जो है वो इलाके के अंदर लोग मौजूद नहीं थे। रोज़े की अफ्तार के लिए जो है बोहरी कम्युनिटी अपने जमात खाने में मौजूद होती है और इन दोनों का ताल्लुक जो है वो उसी कम्युनिटी से है और कम्युनिटी के मुताबिक जो है इस मामले को कम्युनिटी अपने तहत देखेगी। तदफीन जो है वो फौरी कर दी जाती है जहाँ बाग या फौत पा जाने वाले शख्स की, जिसका ताल्लुक बोहरी कम्युनिटी जमात से होता है, जबकि जो खातून के लवाहिकीन हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से जो है पुलिस से रब्ता नहीं किया गया। पुलिस के मुताबिक जो है वो शदीद ज़ख्मी हालत के अंदर शख्स को जो अस्पताल मुंतकिल किया गया था जिना, वो उसे जो है रेफ़र किया गया है अब मज़ीद इलाज के गर्ज़ के लिए जिना अस्पताल, जहाँ पर इंतहाई तशवीशनाक हालत में मुंतकिल किया गया था। वहाँ पर इंतहाई निगहदाश्त हालत का जो वार्ड है उसमें उनको ट्रीटमेंट की जा रहा है, जान बचाने की कोशिश की जा रही है। शदीद ज़ख्मी हालत में है। जब वो होश में आएगा तो उसके बयान के बाद ही जो है मामले की खबर पड़ेगी, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि मामला जो है वो पड़ोसी आपस में खातून और मर्द जो मामला जिनके दरमियान पेश आया और एक ही इलाके में रहते हैं और बोरी कम्युनिटी से इनका ताल्लुक था और बोरी कम्युनिटी की जानिब से जो तमाम तर वाक़े को जो है वो राज में रखा गया और पुलिस और दीगर ज़राए पर जो है वो इन्फॉर्मेशन से माजरत की है। जी, ब्लेज यंग एरो ने पाकिस्तान डे कप हॉर्स रेस जीत ली है, जबकि रॉबर्ट ने दूसरी और जियो बाबा ने तीसरी पोजीशन रेस में हासिल की है। कराची रेस कोर्स में होने वाली पाकिस्तान डे कप की रेस में नताइज तवक्कात के बरअक्स रहे। फेवरेट घोड़े रॉबर्ट और जियो बाबा टाइटल जीतने में नाकाम। ब्लेजिंग एरो ने सबसे पहले फिशिंग लाइन अबूर करके घर दौड़ के पुरस्कारों को हैरान कर दिया। ब्लेजिंग एरो के सवार मालिक और ट्रेनर ने जीत पर खुशी का इजहार किया। कामयाबी बहुत अच्छी रही और इन सब की जॉकी और ट्रेनर की एफर्ट्स थी पाकिस्तान डे कप के लिए और इन्होंने काफ़ी मेहनत की थी इसके लिए, जो कि आपने देखा कि सामने रिज़ल्ट भी आया और बड़ी खुशी है कि इन्होंने अच्छे तरीके से मेहनत करके और ये इवेंट जीता। करे माशाल्लाह, मेहनत करके जीते हैं, इंशाल्लाह 80 पोल्स में जीते। मजमूई तौर पर 5 रेसेस का इनेकाद किया गया। पहली में गोल्डन चांस पर परवेज अली, बसंती पर असद अब्बास, मेरी चाहत पर एहसन अली और फ्यूना पर एम लतीफ़ फातेह रहे। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में चाय के शौकीन अफराद रोज़ा अफ्तार करते साथ ही होटल्स में जमा हो जाते हैं। वहीं लियाकताबाद की 25 साल पुरानी मशहूर मलाई वाली चाय की चुस्कियाँ लेने के लिए आवाम का रश पड़ गया है। तफसीलात बताएंगी हमना निसार। जी बिल्कुल,
रमज़ान अल मुबारक में इफ्तार के बाद चाय के शौकीन अफराद बड़ी तादाद में चाय के होटलों का रुख करते हैं और इस वक्त मैं लियाकताबाद 4 नंबर के चाय के होटल में मौजूद हूँ। यहाँ की मशहूर चाय यहाँ पीने के लिए लोग दूर दराज से आते हैं। हमारे साथ होटल के ऑनर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि ऐसी क्या बात है उनकी चाय में जो दूर दूर से यहाँ लोग इनकी चाय पीने के लिए आते हैं। सर बताइएगा कि आपकी चाय की क्या ऐसी खुसूसियात है जो लोग यहाँ आपकी मज़ेदार चाय पीने आते हैं? भाई इसमें मेयार बरकरार रखा हुआ है, जो हमारे आज से तकरीबन 55-60 साल पहले शुरू करा था दादा ने, तो वो मेयार जो है बरकरार रखा हुआ है। माल में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छा मटेरियल इसमें डालें तो अल्लाह बरकत खुद डाल देता है, जायका खुद पैदा कर देता है। लोग यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि मुसलसल दूर दराज से लोग आते हैं यहाँ और पसंद करते हैं चाय। अच्छा, इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे चाय पीने वाले हजरात हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि उनको यहाँ की चाय का जायका कैसा लगता है। हमारे साथ मौजूद हैं, हम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर बताइएगा, यहाँ आप चाय पीने आते हैं, यहाँ की चाय का आपको जायका कैसा लगता है? बहुत अच्छा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे यहाँ की चाय के हवाले से कि यहाँ आने के बाद, चाय पीने के बाद तबीयत कैसे हो जाती है इफ्तार? कहीं भी चाय बनसोड़ से आता हूँ, कहीं चाय ऐसी नहीं मिलती यहाँ मिलती है। और यहाँ पे मतलब जो ऊपर से मलाई डाल के पीने के बाद उसका जायका कुछ और है। जी हमारे साथ बिल्कुल चाय बनाने वाले और चाय पीने वाले दोनों हजरात मौजूद हैं, जिनका यही कहना है कि यहाँ पे चाय पीना जो है लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। इफ्तार के बाद यहाँ पे आते हैं, बड़ी तादाद में चाय पीते हैं और यहाँ की चाय पी के लोगों की तबीयत जो है वो खुश हो जाती है। जी, रहमतों और बरकतों के महीने के सहर अफ्तार में शहरियों ने ठंडे मशरूबात को तवज्जो का मरकज़ बना लिया है। सहरी के लिए ठंडी लस्सी और अफ्तार में दूध सोडा की मांग बढ़ गई है। मज़ीद जानेंगे ताहा मलिक से, बताइएगा। जी बिल्कुल, रहमतों और बरकतों के इस महीने में जहां मज़ेदार पकवानों की तरफ अफ्तारी के बाद लोग तवज्जो का मरकज़ उन्हें बना लेते हैं, वहीं ठंडी मशरूबात की भी डिमांड में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इस वक्त हम सदर यूनाइटेड बेकरी में मौजूद हैं और हमारे साथ मोहम्मद मुस्तकीन साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि रमज़ान उल मुबारक में खुसूसन इन मशरूबात में कितनी डिमांड में इजाफा हो जाता है? काफ़ी गुना इजाफा हो जाता है, यानी कि तकरीबन हर बंदा पाकोला, ये स्लाइस दूध वगैरह, रूह अफ़ज़ा दूध वगैरह, इसमें कई गुना इजाफा डिमांड में मांग जाता है। हर बंदा यही चाहता है कि मैं ठंडा पीऊँ। तकरीबन ये 20-22 साल से एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, और मेरे ख्याल पाकोला सबसे ज़्यादा यहीं पे लोगों को पसंद आता है और यहाँ बनाया जाता है क्योंकि अच्छी चीज़ बनती है सबसे। जो अफ्तारी के टाइम पे, अफ्तारी से पहले अफ्तारी के लिए लोग ज़्यादा पाकोला दूध और स्लाइस दूध और रूह अफ़ज़ा दूध ये इस्तेमाल करते हैं। बाकी हमारे पास तो मिल्क शेक्स भी हैं, सब लस्सी वगैरह है, रबड़ी दूध है, ये तो अफ्तारी के बाद का आइटम्स है सब। और शहरी में अगर बात करी जाए तो शहरी में क्या? शहरी में सबसे ज़्यादा डिमांड लस्सी की होती है। लस्सी। तीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, इनका कहना था कि शहरी में जो है शहरी वो लस्सी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं और अफ्तारी में दूध पाकोला की तरफ जो ज़्यादा ज़ोर होता है और इसी तरीके से जो मुख्तलिफ मशरूबात हैं उनकी डिमांड में जो है अफ्तारी के बाद इजाफा हो जाता है। जी, इसके साथ ही ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ।